हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीबी फार्माटेक। आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे 2022-23 में पूछे गए 7 नंबर के क्वेश्चंस। 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए 7 नंबर के सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट विद द वेल लेवल डायग्राम। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट क्या है पहले। हार्ट इज ए मस्कुलर बैग लाइक द ऑर्गन दैट डिराइव द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो मस्कुलर बैग की तरह एक ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में ड्राइव करता है, मतलब पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स के हेल्प से। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को कंसिस्ट किया रहता है, जो कि कभी थकता नहीं है पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, इसका साइज होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, चौड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर जो होता है थिक होता है। ठीक है, इन एडल्ट मेन में जो होता है लगभग 308 ग्राम का होता है, और लेकिन फीमेल में जो होता है 254 ग्राम का लगभग होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ही मेन है। एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, मतलब कि आपका पेपर सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको एनाटॉमी में इससे स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। एक हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर 2 चैम्बर होते हैं, नीचे 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो राइट साइड जो चैम्बर होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट एट्रियम। जो राइट साइड का वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, और जो होता है लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल्स होता है उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें देखिए सुपीरियर वेना कावा, जिसके थ्रू हमारा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मतलब अशुद्ध ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी से होकर के आता है। इसके थ्रू पहुंचता है सीधे हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वाल्व होता है, वाल्व से खुल करके आता है, वाल्व ओपन होता है, पहुंचता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद वह जाता है सीधे किसमें, पल्मोनरी एर्टम में। पल्मोनरी एर्टम पहुंचने के बाद कहाँ जाता है, पल्मोनरी एटम पहुंचता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी एटम से होकर के जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स में वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचता है। ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को लेकर के, मतलब शुद्ध होकर के हमारे पहुँचता है पल्मोनरी वेन्स में। ये पल्मोनरी वेन हमारे लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा होता है, डायरेक्ट हमारे लेफ्ट एट्रियम जाकर खुलता है, और यहाँ पे सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मतलब शुद्ध ब्लड जो होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम का वाल्व होता है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहुंचता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। वह शुद्ध ब्लड जो है पहुंचता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर फिर जाता है यहाँ पे वाल्व होता है, ये वाल्व ओपन होता है, पहुंचता है किसमें, देखिए पिंक कलर से इसमें कर दिए हैं, ये पिंक वाला, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से जाकर अंदर से जाकर पहुँचता है किसमें, सिस्टमेटिक एरोटा में। सिस्टमेटिक एरोटा में पहुँचने के बाद यहाँ से सीधे हमारे पूरे बॉडी में जो होता है आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। जहाँ जहाँ हमारे सेल्स को, टिश्यू को आवश्यकता होती है वहाँ पे या डिस्ट्रीब्यूट होता है पंप के थ्रू। जैसे यहाँ पे ब्लड, जैसे ही हमारा मान लीजिए कि पल्मोनरी वेन से पहुंचा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से पहुंच रहा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे फिल होने लगा, फिल होते होते जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से पंप करते ही यहाँ से जब प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर पड़ते ही सारा ब्लड जो होता है इसके थ्रू पहुँचेगा हमारे सिस्टमेटिक एओर्टा में, यहाँ से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर वेना कावा हो गया। ये देखिए बाइकस्पिड वाल होता है, यहाँ इधर होता है ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, वॉल ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द 3 लेयर होता है। इपिकार्डियम से कहते हैं एक्सटर्नल लेयर, मायोकार्डियम से कहते हैं मिडिल लेयर, और एक होता है इंडोकार्डियम से कहते हैं इनर लेयर। जो बाहरी लेयर होता है उसे कहते हैं वो विसरल लेयर कहते हैं, क्योंकि वह अराउंड द हार्ट के चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। कंपोज्ड ऑफ मेडियोथेलियम एंड द डेडिकेटेड द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आउटर वाला द हार्ट होता है। मायोकार्डियम क्या होता है, बहुत ही मेन रोल अदा करने वाला जो अगर लेयर है कोई, तो वह मायोकार्डियम लेयर है। इसको याद, मायो मतलब होता है मसल्स, या मसल्स का बना होता है। कौन मसल्स, कार्डियक मसल्स टिश्यू का बना होता है। बल्किनस टू द हार्ट को बल्किनस मतलब कि भारी जो महसूस होता है हमारा, यही मसल्स होता है जो कि जिसके कारण हमारा हार्ट जो होता है बहुत ही भारी होता है, वजनी होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यही मायोकार्डियम लेयर है। मायोकार्डियम में प्रेजेंट जो कार्डियक मसल्स टिश्यू है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट को पंप कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडोकार्डियम क्या होता है। जो इनर मोस्ट लेयर होता है इंडोकार्डियम, ठीक है, थिन होता है, स्मूथ होता है, इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अंडरलाइनिंग द इनर सर्फेस ऑफ द हार्ट चैम्बर एंड द वाल्व, जो हमारे चैम्बर को सेपरेट करता है, वाल्व को सेपरेट करता है, उस पर अंदर से लाइनिंग इसी की होती है इंडोकार्डियम के। ठीक है, ज्वाइन टू द मायोकार्डियम से ज्वाइन हुआ होता है। सिक्रेट द इंडोथेलिन सिक्रेट करता है, जो कि हमारे मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। अब इसके इंटीरियर ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर के पार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट इज द डिवाइडेड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट साइड बाय द पार्टीशन नोन एज द सेप्टम। एक सेप्टम होता है, सेप्टम के थ्रू जो होता है, जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप, जिसके कारण ये हमारा लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है, उसे कहते हैं सेप्टम। ठीक है, यहाँ पे सेप्टम पार्ट होता है। कंपोस्ट ऑफ द 4 चैम्बर, जब अभी आपको पूरा बताया है डिटेल में, वहाँ पे वही सेम यहाँ लिखा हुआ है। 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर ऑरिकल कहते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोग ऑरिकल्स के बारे में, या फिर एट्रिया के बारे में।
राइट एट्रिया होता है, लेफ्ट एट्रिया होता है। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि अशुद्ध ड्रग को डील करता है, उसको रिसीव करता है, फिर उसके बाद में किसके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, जो कि बता चुके हैं आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है, रिसीव द प्योर ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स के बारे में देख लेते हैं। वेंट्रिकल्स हमारे भी होते हैं दो, एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एक राइट वेंट्रिकल्स। पंपिंग, इसी को कहते हैं पंपिंग चैम्बर, ठीक है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। यहीं से हमारा ब्लड पंप होता है, या तो यहाँ से अगर राइट वेंट्रिकल से पंप होता है तो जाता है हमारे लंग्स में शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होकर के अगर आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होकर अगर वहाँ से पंप होता है जाता है हमारे सिस्टमेटिक एओर्टा में, वहाँ से पूरे बॉडी में पंपिंग होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाल्व, दो तरह, इसमें कई सारे वाल्व होते हैं, इसमें दो वाल्व पढ़ लेते हैं हम लोग। ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वाल्व होता है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग इन द डिटेल। इसमें पूछ सकता है फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। इसमें देखा ह्यूमन का ईयर मतलब कान जो होता है, ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एंड द इक्विलिब्रियम दैट डिटेक्ट एंड एनालाइज साउंड बाय द ट्रांसडक्शन। ये क्या होता है, ऐसा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का जो कि कोई भी साउंड को डिटेक्ट करता है, उसको फिर एनालाइज करता है, कैसे, कन्वर्जन ऑफ द साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। जो हम साउंड की वेव को सुनते हैं, हमारे कान में आता है, वह हमारे कान में आने के बाद उसको फिर एनालाइज करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में, जो कि हमारे ब्रेन में जाता है। वहाँ पे ब्रेन हमारा इसको एनालाइज करने के बाद बताता है कि हाँ कौन सा साउंड है, उसका पिच कितना है, साउंड कितना, वॉल्यूम कितना है, ठीक है। एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तीन तरह के पार्ट में डिवाइड होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ लेते हैं। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर होता है, आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप नंबर पाएंगे। स्ट्रक्चर बनाना मत भूलिएगा, स्ट्रक्चर बहुत आसान है। देखिए जो ऊपरी बाहरी भाग होता है उसे पिन्ना कहते हैं। यहाँ से जो हमारा कैनाल होता है, नली होता है, ये कैनाल होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये वाला जो दिख रहा है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटोरियम कैनाल होता है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के, पिन्ना से लेकर के ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक के भाग को कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। और जो मिडिल ईयर होता है, ये कंटेन किया होता है हमारे मैलियस। देखिए मैलियस जो तीन बोन होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिज, जो हमारे बॉडी के सबसे छोटे बोन्स होते हैं, उसमें सबसे छोटा होता है स्टेपिज। सबसे छोटे तीनों होते हैं और तीनों सबसे छोटा होता है स्टेपिज, ठीक है। ये तीनों कंटेंट किया होता है हमारा मिडिल ईयर, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के टिम्पैनिक चैम्बर होता है कैविटी को लेकर, ठीक है। और इंटरनल ईयर होता है, कंटेंट क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉकलियर नर्व्स, ठीक है, स्टेशियम ट्यूब, ये सारी चीज़ हमारे अंदर आते हैं इंटरनल ईयर के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ हियरिंग पढ़ लेते हैं, कैसे काम करता है। देखिए पहले हम लोग नॉर्मली यहाँ से स्ट्रक्चर से बता देते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर को देख के बताते हैं कि यह काम कैसे करता है। देखिए कोई भी हम साउंड सुनते हैं, आता हमारे इस कैनाल में आने के बाद पहुँचता है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आने के बाद यहाँ से वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के बाद होता है वाइब्रेशन होता है, मतलब कंपन करता है। यहाँ से कंपन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में पहुँचता है हमारे मैलियस में, मैलियस से फिर पहुँचता है इनकस में, इनकस से पहुँचता है हमारे स्टेपिज में। स्टेपिज छोटा बोन देखिए, छोटा दिख रहा है। यहाँ से वाइब्रेशन फॉर्म में पहुँचता है, फिर पहुँचता है हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल में। जब सेमी सर्कुलर कैनाल में पहुँचता है, फिर यहाँ से वाइब्रेशन फॉर्म में, तो यहाँ से फिर वाइब्रेशनल फॉर्म ट्रांसफर होता है किसमें, कॉक्लिया में। जब कॉक्लिया में पहुँचता है, फिर कॉक्लिया से जो हमारा वाइब्रेशनल फॉर्म होता है वह पहुँचता है हमारे कॉक्लियर नर्व में। जब कॉक्लियर नर्व में पहुँचता है, जो कि नर्व हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम का नर्व होता है, वो पहुँचता है सीधे ब्रेन को, मतलब कि नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में जाता है। फिर यहाँ से जो वाइब्रेशनल फॉर्म ऑफ द साउंड होता है वह कन्वर्ट होता है हमारे इम्पल्स में। इम्पल्स के थ्रू पहुँचता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन पहुँचने के बाद वह ब्रेन उसको एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है और बताता है कि कौन सा साउंड है, कैसा साउंड, ठीक है। इसमें वही सेम लिखा हुआ, बता देते हैं कैसे काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग फंक्शन कौन होता है, जो कॉक्लिया होता है, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए, पिन्ना रिसीव द साउंड वेव एंड इट रिसीव्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थ्रू कैनाल, ठीक है, जो बताया अभी को। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है एंड द वाइब्रेट ट्रांसमिटेड टू द ऑसिकल्स, हमारे जो मैलियस, इनकस, स्टेपिस तीनों बोन्स बताएं अभी को, वहाँ पे ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन। फिर मैलियस, इनकस एंड द स्टेपिस एम्पलीफाई द साउंड वेव्स, उसके एम्पलीफाई करता है। फिर दिस वाइब्रेशंस देन रिचेस टू द टिम्पैनी पहुंचने के बाद सेमी सर्कुलर कैनाल पहुंचता है, फिर रिचेस टू द कॉक्लिया पहुंचता है, जो कि राउंड फॉर्म में होता है। फिर वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो कि हमारे नर्व्स, एक नर्व से दूसरे नर्व्स में इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। ग्लूटामेट होता है, कैल्शियम आयन के मूवमेंट के कारण रिलीज होता है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ अफरेंट नर्व, जो नर्व जो होता है वहाँ से रिसीव करता है वाइब्रेशनल, वहाँ से रिसीव करता है उस इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पे यह रिसेप्टर पे बाइंड होता है
नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड एंड द ट्रांसफर टू द ब्रेन। वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है जो एक नर्व से दूसरे नर्व, तीसरे नर्व जो नर्व जुड़े होते हैं उससे पहुँचता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन पहुँचने के बाद ब्रेन हमारा उसको एनालाइज करता है इम्पल्स को, एंड हियर द साउंड, साउंड को सुनाता है, साउंड सुनता है, ठीक है, कौन साउंड है। द ब्रेन नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द साउंड, वो केवल साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वह आल्सो जज द डायरेक्शंस, लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। मतलब साउंड के डायरेक्शन को किस वे में वह साउंड आया है, लाउडनेस कितना लाउड है, उसका पिच ऑफ द साउंड सबको वो बताता है, ठीक है। तीसरा का सी क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द ब्लड ग्रुप एंड एक्सप्लेन द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलस, एफ है, ठीक है। मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप के बारे में एक नोट लिखना, थोड़ा सा बारे में लिखना है उसके, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है फिटाइलिस का, उसको लिखना है। अगर आप ब्लड ग्रुप को समझ गए तो समझ लीजिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस को आप समझ गए, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसी भी हम लोग कहते हैं कि हर एक डिफरेंट व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इंडिविजुअल हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द देयर रेड ब्लड सेल्स। जो हमारा ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होते हैं, आरबीसी पे प्रेजेंट एक एंटीजन होता है, उसी एंटीजन के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वह ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। वह इनहेरिटेड होता है, मतलब कि जेनेटिकली होता है एंटीजन, डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप, उसी के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ ट्रांसफर्ड सेम ब्लड ग्रुप, अगर सेम ब्लड ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वह उसका एंटीजन जो होता है, देखिए अगर दो व्यक्ति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप ए भी इसका ए है, ठीक है। अगर इसका ब्लड इसमें ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए एंटीबॉडी बी बन रहा है क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें जो एंटीबॉडी बनेगा वो भी बी ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो एंटीबॉडी होगा रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ हमारी कैटेगरी का ब्लड आ रहा है, इसके खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं ये ब्लड ग्रुप ए वाला, अगर ये ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ से ब्लड ग्रुप ए जा रहा है, अगर के पास ब्लड ग्रुप बी है, ये व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए का है, अगर ये ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ब्लड ग्रुप बी में जाता है, तो इसका इम्यून सिस्टम जो होता है इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि इसका जो एंटीबॉडी होगा इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे बॉडी में आ रहा है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी उसको किल कर देगा, मार देगा, और उस आरबीसी को भी मार देगा जो कंटेन किया रहेगा उस एंटीजन को, ठीक है। सो वही लिखा, मतलब उसको मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इफ़ रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन एंटीजन, मतलब कि अगर उस कहेगा कि समझेगा कि वह फॉरेन एंटीजन है, मतलब कि हमारे कैटेगरी करना ही है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब उसको मार डालेगा, ठीक है। अब एबीओ सिस्टम समझ लेते हैं कि अबाउट पॉपुलेशन में देखा जाए तो 55% लोग जो होता है ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के लिए हैं, और 45% जो बच रहा है वह ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति हैं। और आप इस चार्ट को समझ गया, समझ लीजिए ब्लड ग्रुप को समझ गया। देखिए कोई व्यक्ति जिसको हम कह रहे हैं ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है। कैसे पता चलेगा कि वो ब्लड ग्रुप ए वाला है, बी वाला है, या फिर ए बी वाला है, या फिर ब्लड ग्रुप ओ वाला है। देखिए जो हम लोग पढ़े हैं कि हमारे आरबीसी पे एक एंटीजन होता है, वो एंटीजन ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है दोनों, या फिर ओ एंटीजन हो सकता है, ठीक है। अगर उस आरबीसी में एंटीजन ए है, किसी व्यक्ति के आरबीसी में ब्लड में एंटीजन ए है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगा एंटीबॉडी बी बनेगा। अगर उस व्यक्ति के ब्लड में या फिर आरबीसी में एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी बनेगा एंटीबॉडी ए। अगर उस व्यक्ति के ब्लड में या फिर ब्लड आरबीसी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब एंटीजन फ्री है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसमें एंटीबॉडी ए भी बनेगा, एंटीबॉडी बी भी बनेगा, ठीक है। देखिए ब्लड ग्रुप अगर एंटीजन ए है तो वो आदमी ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन उसके अंदर बी है तो मतलब ब्लड ग्रुप बी का आदमी है। एंटीजन अगर ए और बी दोनों है तो व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी का होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी का होगा। अगर उस व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ का होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीबॉडीज बनते हैं लेकिन एंटीजन ही नहीं होते हैं। समझ लेते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए, इंडिविजुअल हैव द नो एंटीबॉडी ए। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी ए नहीं बन रहा है, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी ए नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और इसी पर ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में नो हैव एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में ब्लड एंटीबॉडी बी नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ब्लड ग्रुप ए बी नो एनी एंटीबॉडी, देखिए कोई एंटीबॉडी नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं बना है, इसको कहते हैं
यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यह सभी तरह के ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, सभी ब्लड को रिसीव कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसको आवश्यकता है खून की, तो किसी भी प्रकार के ब्लड की आवश्यकता, मतलब किसी भी प्रकार की ब्लड मिल जाए, ब्लड ग्रुप ए किसी भी ग्रुप का ब्लड मिले वह उसको रिसीव कर सकता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो होता है एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा। अगर एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा तो उसके किसी प्रकार के एंटीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं उसमें एंटीजन ए, उसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों बनते हैं। देखिए एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी दोनों बनते हैं, लेकिन उसमें एंटीजन होते ही नहीं हैं। मतलब कि जब एंटीजन होंगे नहीं तो उससे कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। मतलब कि ये ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप ए वाले में, ब्लड ग्रुप बी वाले में, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जाएगा इसमें एंटीजन ही नहीं है, तो उसमें किसी इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कि इसको किल नहीं करेगा, मतलब कि ये अपना काम करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं आर एस फैक्टर। इसको कहते हैं रिसर्च फैक्टर। इज़ ए प्रोटीन दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसी। जो हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, इस पर एक प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसी प्रोटीन को कहते हैं आर एच प्रोटीन। उसी से नाम पड़ा है आर एस फैक्टर। ठीक है, और वो आर एस फैक्टर दो तरह हो सकते हैं, आर एस पॉजिटिव या आर एस निगेटिव। अगर आप इसको समझ गया तो समझ लीजिए इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को समझ जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। देखिए, दिस इज ए हीमोलाइटिक कंडीशन दैट ऑकर ड्यू टू दी इनकम्पैटिबल ब्लड टाइप ऑफ द मदर एंड द हर फिटस। अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, मतलब कि प्रेग्नेंट वोमेन है, तो उसका अगर उसका ब्लड ग्रुप और उसके फीटस, मतलब जो बच्चा अंदर पल रहा पेट में, उसको फीटस कहते हैं। ठीक है, जो बच्चा पेट में पल रहा है उसे फीटस कहते हैं। मतलब फीटस का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप अगर दोनों डिफरेंट हो जाता है अंदर ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक होने लगता है। मतलब ब्लड का जो हमारे आरबीसी होता है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। इसके कारण जो होता है ब्लड लॉस होता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। उसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब प्रोसेस क्या होता है, दिस कंडीशन अराइजेस व्हेन द मदर्स आर एस नेगेटिव एंड फीटस आर एस पॉजिटिव। मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आ गया है जैसे मदर का जो ब्लड ग्रुप है आर एस नेगेटिव है और फीटस का आर एस पॉजिटिव है। किसी कारणवश से वह दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए किसी कारणवश से एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि आर एच पॉजिटिव फीटल का जो ब्लड ग्रुप है वो इंटर कर गया मदर के ब्लड ग्रुप जो आर एच नेगेटिव का है। ठीक है, तो क्या होगा, आर एच नेगेटिव ब्लड गेट्स एक्सपोज टू द आर एच पॉजिटिव ब्लड फैक्टर। जो आर एच नेगेटिव ब्लड है वह आर एच पॉजिटिव के ब्लड में इंटर करेगा। मान लीजिए कि माता से ही सारे न्यूट्रिएंट जो होता है वह बच्चे में जाता है, तो मतलब कि माता का जो मदर्स का जो ब्लड ग्रुप होगा वह बच्चे के ब्लड ग्रुप में पहुँच जाएगा। ठीक, मदर्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। मदर्स के अंदर अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीबॉडी कुछ और रहेगा। जैसे ही जैसे बच्चे का ब्लड इसके साथ मिक्स होगा, वैसे ही मदर्स के ब्लड में उस बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बन जाएगा। उसके लगेगा कि ये कहाँ से बाहरी ग्रुप का जो है दूसरे ग्रुप का ब्लड हमारे बॉडी में आ गया, तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाएगा और उस फीटस वाले एंटीजन को, फीटस वाले ब्लड ग्रुप को, फीटस वाले आरबीसी को वह एंटीबॉडी रिएक्शन करके मार डालेगा। चेंजेस ऑफ द आर एच एंटीबॉडी इन द मदर मिक्स विद द फीटस ब्लड। जो एंटीबॉडी बनेगा उस जब मिक्स होगा तो आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर्स विल डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ द आर एच पॉजिटिव फीटस। जब वो एंटीबॉडी इसके खिलाफ बन जाएगा, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। एंटीबॉडी क्या करेगा, फीटस के जो आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब नष्ट कर देगा, रिएक्शन कर देगा। ठीक है, जिसके कारण वो आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे मतलब कि खून उसका खत्म हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। खून कमी होगा तो उसे एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। उसका कारण क्या होगा, डेथ ऑफ द फीटस। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, या फिर डेथ ऑफ इन्फेंट्स आफ्टर बर्थ होने के बाद, जन्म लेने के बाद इन्फेंट जो होता है, देखिए अगर वह बर्थ नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी में अगर बच्चा है उसे फीटस कहेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद जैसे ही वह जन्म ले लेता है बच्चा, उसे इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जन्म लेने के बाद भी वह बच्चा मर सकता है। ठीक है, डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्फ नोड्स। इसको हम लोग 2021-22 का जब 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तीसरा का सी क्वेश्चन दिया था, उसको उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। पिछले वीडियो देख लीजिएगा। और ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ द सेल एंड इट्स फंक्शन, इसको 2021-22 के 10 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द बेसिक
एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अभी जस्ट ही कल परसों की वीडियो में हम लोग इसको पढ़े हैं। 2021-22 का 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बचा एक क्वेश्चन, इसका वीडियो अपलोड कर देंगे हम लोग जल्द, इसका सिंगल वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े ना हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद। जीबी फार्मा टेक की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।